Okay, thank you for joining. In yesterday's class, we had some introductory discussion on AC circuits. So today we are going to cover rest of the topics that we had decided for yesterday. So we'll be seeing about the response of pure resistance, inductance, and capacitance to an AC input. Right? Then we'll discuss about RMS value and about the phasors. एक क्विक रिकैप लेते हैं. कल हमने डिस्कस किया था कि the purpose of having electric circuits is to transfer power, right? ये जो transfer of power है that takes place because of the flow of electric charge जिसको हम electric current कहते हैं, and this flow of charge takes place due to potential difference which is known as voltage. So voltage is the cause and current is the effect. फिर हमने दोनों के characteristics देखे थे. Voltage is defined in terms of its magnitude and polarity, and similarly current is defined in terms of its magnitude and direction. So when the polarity does not change with respect to time, then we say that the voltage is DC. और अगर polarity periodically change हो रही है with respect to time, then we call that voltage as an AC voltage. Similarly, for the current, if the direction does not change with respect to time, we call it direct current. And if it changes periodically with respect to time, then we call it as alternating current. फिर हमने पढ़ा था कि जब हम प्लॉट बनाते हैं वोल्टेज या करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम एक वेवफॉर्म कहते हैं. तो प्योर डीसी का जो वेवफॉर्म होता है इट लुक्स लाइक दिस. इट्स द वैल्यू इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट टेक अपोजिट वैल्यू लाइक आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. उनमें से कोई एक, फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव है तो इट ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव है तो इट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, एंड द मैग्नीट्यूड आल्सो डज नॉट चेंज. एसी में पॉजिटिव सेट और नेगेटिव सेट दोनों होता है वैल्यूज का. तो अगर वो करंट है तो नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स चेंज इन डायरेक्शन, और अगर वो वोल्टेज है तो नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स चेंज इन पोलैरिटी. अगर ये वेरिएशन जो है ये साइनसॉइडल फैशन में है तो उस एसी को हम प्योर एसी कहते हैं. सो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एसी, वी आर टॉकिंग अबाउट साइनसॉइडल वेवफॉर्म. फिर हमने कल डिस्कस किया कि व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग एसी सर्किट्स. तो उसके लिए हमने देखा था कि जब हम पावर को जो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर को, वो लोकली प्रोड्यूस नहीं होती है. दैट इज जनरेटेड एट एरियाज which might be very far from the load, the place at which the load is connected. तो हम ये जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर का, उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं दे आर I2R लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइंस, और इन लॉसेस को कम करने के लिए हमें इस करंट को कम करना है. तो एक ट्रांसफार्मर हमें हेल्प करता है कि अगर हम वोल्टेज को स्टेप अप कर दें तो करंट जो है वो स्टेप डाउन हो जाता है, और इसलिए ये जो लॉसेस हैं ये कम हो जाते हैं. और वापस जब हमें वोल्टेज की वैल्यू को रिड्यूस करना होता है तो अगेन वी यूज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एंड दीज ट्रांसफार्मर्स दे वर्क ऑन एसी, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ AC for generation, transmission and distribution of electric power. फिर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी. हमने देखा था कि जो ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है उसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, जहां पर उसके तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस मैथमेटिकल फॉर्म में दिख रहे हैं. फर्स्ट इज द पीक वैल्यू, द एम्पलीट्यूड. सेकंड इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड दोनों को इंक्लूड करता है. और थर्ड इज द फेज एंगल. So these three are the main characteristics of a sinusoidal function. हमने ओमेगा को डिफाइन किया था as 2 pi by t, और इस डेफिनेशन का मेन जो बेसिस था वो ये था कि हमारे पास जो भी फंक्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और साइनसॉइडल फंक्शन जो होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एंगल. तो हमने यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकाला था यूजिंग ओमेगा. सो जो जनरल डेफिनेशन है किसी भी साइनसॉइडल फंक्शन के लिए मैथमेटिकल टर्म्स में वो हमें इस तरह से दिखाई देगा. Peak value multiplied with sine of omega t plus phi, right, where omega is 2 pi f or 2 pi by t. Let us see कि जब हम इस तरह का वोल्टेज किसी इंडक्टर, कैपेसिटर या रेसिस्टेंस को देते हैं तो
what kind of current flows in the circuit, right? So let us take the case of resistance first. So I have a resistance uh, with sinusoidal input. So I have this source which is sinusoidal in nature, and I have this resistance R. The potential difference generated by this source is Vt, और हम उसको assume कर रहे हैं as Vm sin omega t, right? इसका जो phase angle है अभी मैंने वो 0 assume किया है. You could have taken any phase angle also here. जब ये साइनसॉइडल वोल्टेज हम इस रेसिस्टेंस को देंगे तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा दैट इज इक्वल टू आई टी. तो अगर इस सर्किट में हम केवीएल लगाएं तो वी विल हैव दिस रिलेशनशिप एज वी टी इज इक्वल टू आई इंटू आर. Right here we are assuming that R is constant, it is not changing, so this current will be 1 by R times Vt, and Vt was equal to Vm sin omega t. तो हम ये देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज साइनसॉइडल है तो करंट भी एक साइनसॉइडल फंक्शन है, और इसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है साइनसॉइडल फंक्शन का? एफ टी इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो यहां पर जो पीक वैल्यू है वी एम बाई आर, आई एम राइटिंग इट एज आई एम एंड साइन ओमेगा टी. phi here is 0, है ना? ये मैथमेटिकली हमें यहाँ पर मिल रहा है. सो हियर this Im is the maximum value of the current, and that is equal to the maximum value of voltage divided by the value of resistance. So now I am plotting the voltage and current here. तो हमने जो voltage दिया था उसका phase angle मैंने 0 assume किया था, तो it looks like this, and this was the peak value Vm. साथ साथ हम करंट को भी प्लॉट करते हैं, द करंट थ्रू द रेसिस्टेंस. तो उसमें भी जो फेज एंगल है दैट इज 0. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 हियर, एंड द वेरिएशन इज सेम एज दैट टेकिंग प्लेस इन द वोल्टेज, है ना? तो ये करंट की जो पीक वैल्यू है उसको मैंने एज्यूम किया है कि वो Vm से कम है, वो Vm से ज्यादा भी हो सकता है अगर R की वैल्यू 1 से कम है. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि वोल्टेज जो कॉज है, जब कॉज 0 था तो जो इफेक्ट है यानी कि करंट दैट इज आल्सो 0. कॉज जिस टाइम पे अपने पीक वैल्यू पर पहुंच रहा है, इफेक्ट भी एग्जैक्टली उसी टाइम पर अपने पीक वैल्यू पर पहुंच रहा है. जब कॉज रिवर्स हो जाता है यानी वोल्टेज बिकम्स नेगेटिव, तो करंट भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है. और इस केस में भी जब कॉज अपने पीक पर पहुंच रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, तो इफेक्ट भी अपने पीक पर पहुंच रहा है. तो कॉज और इफेक्ट दोनों साथ में चेंज हो रहे हैं. तो यहां पर हम कहते हैं कि दिस V and I are in phase, they are varying together, एक साथ वैरी कर रहे हैं, right? So in a pure resistance, the current through it is in phase with the voltage across it. उसके अक्रॉस जो भी साइनसॉइडल वोल्टेज होगा, करंट उसके साथ एग्जैक्टली सेम फेज में होगा, राइट? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज द रेसिस्टेंस कैन नॉट स्टोर एनर्जी. ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस नहीं है. तो आप जब इसकी एनर्जी स्टेट को आप जब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो बाय वेरिंग द करंट, तो वो इमीडिएटली चेंज हो जा रहा है, राइट? बिकॉज इट कैन नॉट स्टोर एनर्जी. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन एन इंडक्टर. सो when you have inductor with sinusoidal voltage, so I have this source, the voltage is Vt. I'm assuming the phase angle to be 0, so I'll write the voltage as Vm sin omega t. I have that inductor, I have this inductor with inductance L,
and I am giving this voltage to this inductor, due to which a current IT is flowing in the inductor. So the potential difference across the inductor is VT and the current through it is IT. हमें मालूम है कि जो इनका जो रिलेशनशिप होता है वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर एंड करंट थ्रू इट, वो ये वाला रिलेशनशिप है, right? V is equal to L di by dt. So now the voltage across it is Vm sin omega t. We are interested to calculate the current through it. So I have the first derivative of current here, and that is equal to Vm by L sin omega t. So to obtain the current, I am integrating both the sides. So this is Vm by L, that is a constant. Integration of sine is cos. So this is cos omega t minus cos omega t, or t का coefficient omega है, so that will get divided here. So I have this voltage, this current as minus Vm by omega L into cos omega t, right? इसको हम कंपेयर करें, हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है दैट इज एफ टी इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो साइन के टर्म्स में है और हमें यहाँ ये कॉस के टर्म्स में मिल रहा है. तो लेट अस कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू अ साइनसॉइडल फॉर्म. So I have this cos theta here, minus cos theta here, and I want to convert it in terms of sin theta, right? So cos theta minus cos theta will be equal to sine of theta minus 90 degrees, right? So I am replacing that minus cos omega t with sine of omega t minus 90 degrees. So here I have Vm by omega L, and in place of cos omega t I am writing sine of omega t minus 90 degrees. और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइन फंक्शन का कोफिशिएंट है दैट इज द पीक वैल्यू एफ एम. तो ये करंट है, तो पीक वैल्यू विल बी आई एम. सो दिस करंट इज आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 degrees, where this im is Vm divided by omega L, right? So this is the kind of current that is flowing in that inductor, and let us draw the waveforms of the voltage and current. तो हमने इस इंडक्टर को जो वोल्टेज दिया था उसका फेज एंगल हमने 0 एज्यूम किया था. So it was like this, and it had a peak value equal to Vm. So this was the waveform of the voltage across the inductor. फिर इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें हमने देखा कि जो एंगल है उस करंट का फेज एंगल दैट इज माइनस 90 डिग्रीज, राइट? सो टाइम एक्सिस में मैंने 90 डिग्रीज के इक्विवेलेंट एक ये वाला पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, और ये जो ब्लू कलर की जो मैं वेव फॉर्म बना रहा हूं दैट इज द करंट थ्रू द इंडक्टर. This is equivalent to an angle of 90 degrees. So the phase angle of this current is 90 degrees. So here we say that the phase difference. सर दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए ये. Why? माइनस है ना. So एक minute. So here we say that the phase difference between voltage and current is 90 degrees. ठीक है. Now अब one student is asking, सर ये दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहां से नहीं स्टार्ट होना चाहिए था? Is this what you are saying? नहीं सर टी नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है सर, समझ गया. ठीक है. इसको अगर आपको अगर कंफ्यूजन हो कभी भी कि हम क्या करें, तो आप क्या करिए, ये मैथमेटिकली जो इक्वेशन हमें मिली है दैट इज करेक्ट, राइट? उसके हिसाब से हम ये ग्राफ्स बना रहे हैं. तो आप क्या करिए, आप t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए. सो इफ यू पुट t इक्वल टू 0
then the value of current at time t equal to 0 will be equal to Im sin of 0 minus 90 degrees, यानी कि माइनस Im। इसका मतलब जो हमारा रेफरेंस टाइम है t इक्वल टू 0 जो टाइम है, वहां पे करंट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और पीक पर होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहां से ऐसा बनाया, इट इज फ्रॉम पीक एंड द वैल्यू इज नेगेटिव, और उसके बाद ये साइनसॉइडल फंक्शन मैंने बनाया। इज इट ऑल राइट? जिसने क्वेश्चन पूछा था, इज इट ऑल राइट? Okay. Yes, sir. So here we say that the phase difference between voltage and current is 90 degrees in an inductor. और ये बड़ा लॉजिकल सी चीज है, क्योंकि हमने डीसी ट्रांजिएंट्स में पढ़ा था, इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट डज नॉट अलाउ इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट। तो जब आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हो, तो बेसिकली जो वोल्टेज चेंज हो रहा है उससे क्या होगा, करंट भी चेंज होगा, बट दैट चेंज इज नॉट इंस्टेंटेनियस बिकॉज द इंडक्टर हैज कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। तो वो करंट इंस्टेंटली तो चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, वो करंट थोड़ी देर बाद चेंज होगा। यानी कि जब जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वोल्टेज मैक्सिमम पे था, करंट भी अपने मैक्सिमम पर आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसी एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, वो थोड़ी देर बाद अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आएगा, राइट? जब वोल्टेज जीरो हो जाएगा, करंट एग्जैक्टली उस टाइम जीरो नहीं होगा, करंट थोड़ी देर बाद जीरो होगा। जब वोल्टेज अपने नेगेटिव पोलैरिटी पे पीक पर आएगा, तब करंट अपनी नेगेटिव डायरेक्शन का पीक नहीं एक्वायर करेगा, वो थोड़ी देर बाद उस पीक पर आएगा, ठीक है? वो प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि इट इज प्रोसेसिंग इट, राइट? तो हम यहां पर कहते हैं कि करंट lags behind the voltage by an angle of 90 degrees. In a pure inductor, the current lags behind the voltage by an angle of 90 degrees. इसको हम lag क्यों कह रहे हैं? इसको हम lag, हमें कैसे मालूम होगा लीड है या लैग है? जब हम ऐसी वेवफॉर्म्स बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो जीरो वाला पॉइंट है, यहां से आप चलना स्टार्ट करो, वेवफॉर्म्स बना के यू स्टार्ट वॉकिंग राइट इन द पॉजिटिव टी डायरेक्शन। फिर आप देखो कि अपने पीक पर पहले कौन आ रहा है, तो जब हम यहां से जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहले वोल्टेज अपने पीक पर आया, उसके बाद करंट अपने पीक पर आया, तो हम कहेंगे कि वोल्टेज लीड कर रहा है, या फिर हम कहेंगे कि करंट लैग कर रहा है। जनरली हम करंट के टर्म्स में बात करते हैं, बिकॉज वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट, तो जनरली हम करंट के टर्म्स में बात करते हैं। So current is lagging behind the voltage by an angle of 90 degrees in a pure inductor. Extremely important result. इसको हम आगे भी और एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। अमरप्रीत, आर यू देयर? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट यू डोंट हैव एनी डाउट्स। अब यहाँ पर एक और हमारे लिए एक्सप्लोर करने वाली चीज है, वो है पीक वैल्यू ऑफ करंट। So the maximum value of the inductor current, that was equal to maximum value of the voltage divided by omega times L, right? See, the unit of current is in amperes, the unit of voltage is in volts. So omega L का जो यूनिट होगा वो क्या होना चाहिए, वो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होना चाहिए, है ना? तो ये जो ओमेगा एल हमें यहां जो दिख रहा है, दिस ओमेगा एल is the opposition offered by the inductor, क्योंकि उसका यूनिट ओम्स में है और हमें मालूम है कि ऑपोजिशन का यूनिट है, रेसिस्टेंस का ये यूनिट है। सो दिस ओमेगा एल इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू व्हाट, टू द फ्लो ऑफ साइनसॉइडल करंट, right? So this opposition offered by the inductor to the flow of sinusoidal current, इसको हमने एक क्योंकि ये रेसिस्टेंस से अलग है, ये रेसिस्टेंस से अलग इसलिए क्योंकि इसका ऑपरेशनल जो तरीका है दैट इज डिफरेंट, सो वी कॉल इट एज रिएक्टेंस,
रिएक्टेंस जो टर्म आ रहा है ये आ रहा है रिएक्शन से, हाउ द इंडक्टर इज रिएक्टिंग व्हेन you feed a sinusoidal voltage to it. ठीक है, so reactance is an opposition which is being offered by the inductor to the flow of sinusoidal current. और क्योंकि इंडक्टर ऑफर कर रहा है तो इसको हम और स्पेसिफिकली कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. So inductive reactance is represented with XL, capital X, and in subscript L. The value of this inductive reactance is equal to omega times L. ओमेगा क्या चीज है? 2 पाई एफ है, और ये एफ किसकी फ्रीक्वेंसी है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया था, और करंट की भी यही फ्रीक्वेंसी है, राइट? तो जो ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है इंडक्टर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. अगर कांस्टेंट है, आपने एल एक बार डिजाइन कर दिया तो इट रिमेन्स कांस्टेंट मोर और लेस, राइट? तो लेकिन जो ऑपोजिशन वो ऑफर करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर विल बी वेरी लेस. अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर विल बी मोर, सेम इंडक्टर. ठीक है, सो दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इट इज मेजर्ड इन ohms. Now let us come to the case of a capacitor. So now I have a capacitor with a sinusoidal voltage. So I have again this source of voltage Vt. इस वोल्टेज का मैं फेज एंगल 0 एज्यूम कर रहा हूं. सो दिस इज Vm sin omega t plus 0. So this is Vm sin omega t. I have one capacitor here. The value of this capacitance is capital C. और मैं ये वोल्टेज इस कैपेसिटेंस को दे रहा हूं, ड्यू टू विच a current will flow through the capacitor. So for the capacitor we know that the current I is equal to C multiplied with the first derivative of the voltage across it. And we are interested here to calculate the value of this current. So this is equal to C multiplied with the first derivative of the voltage, which is Vm sin omega t. So this current will be C. First derivative Vm is a constant here. Sine of omega t का first derivative is cos of omega t. T का coefficient omega है. So I will have one omega here. So this current will be equal to omega into C multiplied with Vm multiplied with cos omega t. लेकिन मुझे ये करंट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? Ft is equal to Fm sin omega t plus phi, यानी कि मुझे साइन के फॉर्म में चाहिए ये, राइट? तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा It is equal to Im, यानी कि ये जो कॉस फंक्शन था उसका कोफिशिएंट. सो Im हियर इज ओमेगा c into Vm. कॉस ऑफ थीटा के फॉर्म में है ये. सो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्रीज, राइट? सो आई एम replacing this cos of omega t with sine of omega t plus 90 degrees. So therefore the current through the capacitor is Im sin omega t plus 90 degrees. Right? So again, I want to see the relationship between this voltage and current, and for that I'll draw the waveforms here. So in x-axis I have t, और जो voltage था उसका phase angle हमने 0 assume किया था. So this is the voltage across the capacitor. The peak value is assumed to be Vm, right? जो करंट है वो भी हम देख रहे हैं कि उसका जो नेचर है वो साइनसॉइडल है, राइट? इट इज Im sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्रीज. अब फिर से हमें ये मालूम है कि एंगल 90 डिग्रीज है. अब हमें वो कहां से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? आई विल पुट t इक्वल टू 0 देयर. सो द करंट एट 0 विल बी Im
sine of 0 plus 90 degrees. So this is equal to Im sine 90 degrees and that is Im. यानी करंट जो होगा टाइम t इक्वल टू 0 पे वो अपनी पीक वैल्यू पर होगा, पॉजिटिव पीक वैल्यू पर, राइट? सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर and it goes like this. The frequency is same as that of the input. So this is the current through the capacitor, right? ये peak value. So let us say this is the peak value Im. ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है? The phase difference again here between voltage across a capacitor and the current through it is 90 degrees. इंडक्टर वाले केस में भी वो 90 डिग्रीज था, प्योर इंडक्टर वाले केस में। अब हम अगेन यहां देखना चाहते हैं कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? टाइम एक्सिस पर 0 से मूव करेंगे पॉजिटिव टाइम एक्सिस की तरफ, और हम ये देखेंगे कि अपने पीक वैल्यू पर पहले कौन पहुंचता है। तो हम यहां देखेंगे कि Im अपने पीक वैल्यू पर पहले पहुंच गया और उसके कुछ टाइम बाद जो वोल्टेज है वो अपने पीक वैल्यू पर पहुंच रहा है। तो हम यहां कहेंगे कि करंट लीड्स द वोल्टेज हियर by an angle of 90 degrees. और ये बड़ा लॉजिकल कंक्लूजन है, क्योंकि हमने डीसी ट्रांजिएंट्स में यही पढ़ा था कि यू कैन नॉट चेंज द वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर इंस्टेंटेनियसली। तो जब हम यहाँ पर ऐसा एक चेंजिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली यही चाह रहे थे कि वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो, राइट? तो उसका जो रिजल्ट हमें दिख रहा है वो करंट के फॉर्म में दिख रहा है कि करंट जो है इट इज लीडिंग द वोल्टेज नाउ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। फॉर एन इंडक्टर द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 degrees, and for the capacitor the current leads the voltage by an angle of 90 degrees. यहां तक कोई डाउट किसी को? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, so again let us take the expression for the maximum value of current that was equal to omega c multiplied with Vm, the voltage, right? So the unit for this current is amperes and the unit for the voltage is volts. इसका मतलब ओमेगा सी का जो यूनिट होना चाहिए that should be 1 by ohms. So इसका जो रेसिप्रोकल होता है 1 by omega c, that is called capacitive reactance. रिएक्टेंस को अभी भी मैंने डिफाइन किया था, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ साइनसॉइडल करंट थ्रू इट। ठीक है, तो ये भी एक ऑपोजिशन है, और क्योंकि ऑपोजिशन कैपेसिटेंस ऑफर कर रहा है इसलिए हम इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह रहे हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद एक्स सी, सी इज इन सबस्क्रिप्ट, और ये ओमेगा जो था हमें पता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू सी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है दैट इज inversely proportional to the frequency of the current that we are trying to push through the capacitor. फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी ये जो ऑपोजिशन ऑफर करेगा कैपेसिटर वो उतना ज्यादा होगा फिर, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर विल बी लेस। तो यहां से हमें दिख रहा है कि दोनों का नेचर बिल्कुल अपोजिट है। इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, वेयर एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हमें इनका बिहेवियर भी डिफरेंट दिखा, इंडक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज और कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस हैं जिनको हम यूज करेंगे अब इस यूनिट में, और हमें याद रखने हैं ये कंक्लूजंस।
So now I have this sinusoidal waveform जिसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं fm sin omega t plus phi, right? So if I plot this waveform, it looks like this. Any random phase angle I have taken, the peak value here is fm. अगर हमें इस वेवफॉर्म को स्पेसिफाई करना हो, कोई एक वैल्यू इसकी बतानी हो, तो हम इसकी कोई एक वैल्यू बता नहीं सकते, क्योंकि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे द वैल्यू इज चेंजिंग, right? The value is continuously changing at all instants of time. The value is different. तो इसकी अगर कोई एक वैल्यू देनी हो तो हम वैल्यू कुछ अभी दे नहीं सकते। तो जब हमें इस तरह की कोई साइनसॉइडल फंक्शन कि जब एक वैल्यू देनी होती है, तो वो एक वैल्यू जो हमें देनी होती है उसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का कॉन्सेप्ट मेनली आ रहा है हमारे पर्पस से। हमारा पर्पस क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर, दैट इज द पर्पस। सो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर आता है, देखो हम जो पावर ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज टेकिंग प्लेस थ्रू द करंट। लेट द करंट बी आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है? अब ये वाला जो करंट है ये कंटिन्यूअसली चेंज होता हुआ करंट है, राइट? द स्मॉल आई टी इज अ कंटिन्यूअसली चेंजिंग करंट एंड आई वांट टू असाइन वन वैल्यू टू इट। मैं इसकी कोई एक वैल्यू बताना चाहता हूं, ठीक है ना? तो हमारा देखो इंटरेस्ट क्या है? सर्किट्स बनाने का, ट्रांसफर ऑफ पावर है। तो अब हम इस करंट की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी अब देखते हैं। लेट अस सी द कैपेबिलिटी ऑफ दिस करंट टू ट्रांसफर पावर। तो इसके लिए मैंने क्या किया? आई हैव टेकन वन रेसिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर, और इस रेसिस्टेंस से हम ये करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है? जब हम इससे करंट फ्लो कराएंगे तो जो इंस्टैन्टेनियस पावर होगा, जो ये रेसिस्टेंस में ट्रांसफर हो जाएगा, आई कॉल इट स्मॉल p एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, वो क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आर, यानी करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ आर। ये वाला जो करंट है ये एक साइनसॉइडल करंट है, और इसका ये जो टाइम पीरियड है, let us assume this time period is t. So omega and this t, they are interrelated. Omega is equal to 2 pi by t, ठीक है? तो अगर ये पूरे ड्यूरेशन, कैपिटल टी का जो ड्यूरेशन है, इसमें मैं ट्रांसफर ऑफ पावर देखना चाहता हूं कि टोटल कितना पावर ट्रांसफर हो गया, तो क्या होगा? मैं डायरेक्टली टी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज द वैल्यू ऑफ करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, राइट? तो मैं जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो गई है, जब वो मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा? एक स्मॉल किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैं देखूंगा कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, the small element of energy, small part of energy, that is I square r into dt, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, है ना? और एक साइकिल के लिए मैं देख रहा हूं, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर कैपिटल टी तक। ये एक साइकिल में मैं देख रहा हूं कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सो दैट कम्स आउट टू बी इंटीग्रल ऑफ I square r dt and the limits are from 0 to t, ठीक है? अब हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या था? ये जो IT था उसको मैं एक वैल्यू असाइन करना चाहता हूं। ये जो एक वैल्यू वाला जो काम होता है वो कहां पर होता है? वो डीसी सर्किट्स में होता है। तो मैंने सेम रेसिस्टेंस ले लिया R, और अब यहां पर ये जो करंट हम एक फ्लो करा रहे हैं, अब ये डीसी है कोई, कैपिटल I, राइट? दैट इज नॉट एन एसी करंट, ये डायरेक्ट करंट है, कैपिटल I। इसमें हम देखेंगे कि I की हम वो वाली वैल्यू यहां पर चूज कर रहे हैं जिसको सेम अमाउंट ऑफ टाइम तक हम फ्लो कराएंगे,
सेम रेसिस्टेंस से फ्लो कराएंगे और हम देखेंगे कि ट्रांसफर्ड एनर्जी उस अमाउंट उस टाइम पर कितनी है. सो दिस ट्रांसफर्ड एनर्जी हियर that can be directly calculated as I square R, right? ये तो पावर हो गया I square R, और हम कितनी देर के लिए इस करंट को फ्लो करा रहे हैं, कैपिटल T जो टाइम है उसके लिए हम फ्लो करा रहे हैं. तो ट्रांसफर्ड एनर्जी विल बी I square R into T. ठीक है, तो लेफ्ट वाले केस में हमने एक साइनसॉइडल करंट फ्लो कराया था, उसको एक साइकिल तक के लिए फ्लो कराया और हमने देखा कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, वो हमें एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिखाई दिया. दूसरे वाले केस में क्या किया, हमने एक डायरेक्ट करंट लिया कैपिटल I, सेम रेसिस्टेंस लिया और उसको सेम उतने ही टाइम यानी कैपिटल T टाइम जो था पुराना वाला, उतने टाइम के लिए इस करंट को फ्लो कराया और जो एनर्जी ट्रांसफर हुई दैट विल बी I स्क्वायर R, जो कि लॉस है, जो कि रेजिस्टेंस में पावर का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड विद द टाइम यानी कैपिटल T. ठीक है, तो अब ये जो कैपिटल I है इसको हम इस स्मॉल I की RMS वैल्यू कहेंगे जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी. यानी कि साइनसॉइडल करंट की वो इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू जिसमें सेम अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, राइट? सो आई कैन राइट हियर दिस एज आई स्क्वायर आर कैपिटल टी, ये मैंने राइट हैंड साइड को पहले लिख दिया यहाँ पर लेफ्ट में, दैट इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल टी आई स्क्वायर टी इंटू आर डी टी. तो ये जो कैपिटल आई आरएमएस लिखा है मैंने, क्या है वो, इस स्मॉल आई की आरएमएस वैल्यू है. Let us find its value here. So I am writing it again here. This capital I square into RT, that is equal to 0 to T small I T ka square into the value of resistance dt. So R here is a constant, so it gets cancelled out. So I have I RMS square, that is equal to 1 by T 0 to T I square dt. So this gives you, ये एक जनरल डेफिनेशन है, ये सिर्फ साइनसॉइडल फंक्शन के लिए नहीं है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए उसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 by t 0 to t स्क्वायर टी dt. ये t क्या चीज है, कैपिटल T क्या चीज है, ये जो स्मॉल i है करंट है उसी का टाइम पीरियड है ये कैपिटल T. कैपिटल IRMS क्या चीज है, इसी स्मॉल आई टी की आरएमएस वैल्यू है. आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वो डीसी करंट जिसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी सेम है एज दैट ऑफ द एसी जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं. तो इसको हम रूट मीन स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू समेशन, राइट? ऐड जो हम करते हैं उसके इक्विवेलेंट है. तो हमने क्या किया, ये जो करंट है इसकी स्क्वायर्ड वैल्यूज को ऐड किया सबसे पहले, और ऐड करके जितनी वैल्यूज हमने ली थी 0 से t तक उससे डिवाइड किया है, यानी हमने मीन निकाल दिया. किसका मीन निकाला, स्क्वायर्ड वैल्यूज का मीन निकाला, इसलिए आया मीन स्क्वायर, और फिर हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू. तो इन जनरल फॉर एनी पीरियोडिक फंक्शन, फॉर एनी पीरियोडिक फंक्शन ft, ये मैं सिर्फ साइनसॉइडल फंक्शन की बात नहीं कर रहा, एनी पीरियोडिक फंक्शन ft, इट्स आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू को जनरली हम सेम लेटर लेकिन कैपिटल फॉर्म में उसको शो करते हैं. आरएमएस वैल्यू f, कैपिटल F इज डिफाइंड एज 1 by t. ये t क्या चीज है, ये जो फंक्शन है ft उसका टाइम पीरियड है, इंटीग्रेशन ऑफ this f square t dt, limits are from 0 to capital T and root of this whole thing. तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए हम उसकी आरएमएस वैल्यू को इस तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन उसका जो सिग्निफिकेंस है हमारे लिए वो क्या है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज द सिग्निफिकेंस. तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आरएमएस वैल्यूज को हम बार बार यूज करेंगे. अगर इसमें
कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। नेहल, आर यू देयर? Yes, sir. कोई डाउट आपको? No, sir. गुड। सिद्धार्थ? सर यस। सर हम एवरेज वैल्यू क्यों नहीं निकालते, वो जीरो आ जाती है? पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल अगर आप कंप्लीट साइकिल ले लोगे तो वो जीरो आ जाएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ एक हाफ साइकिल के लिए लोगे तब वो जीरो नहीं आएगी। तो कई बार हम एवरेज वैल्यूज भी लेते हैं, लेकिन जो मेन सिग्निफिकेंस है वो आरएमएस वैल्यू का ज्यादा है, क्योंकि वो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंडिकेट करती है। सर हेलो सर। सात्विक, कोई डाउट आपको? नो सर। ठीक है, तो अब हमारे लिए पास जो ये फंक्शन था, ये एक साइनसॉइडल फंक्शन था। ये तो मैंने एक जनरल डेफिनेशन बताया आपको भी, राइट? तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज अ साइनसॉइडल फंक्शन। अभी मैं इसका फेज एंगल 0 ले रहा हूँ, क्योंकि साइनस इसके आरएमएस में फेज एंगल का कोई रोल नहीं होगा। सो दिस फंक्शन इज fm sin ओमेगा t। नाउ दिस इज अ साइनसॉइडल फंक्शन, और इसकी जो आरएमएस वैल्यू है इस वेवफॉर्म की, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसको हम कैपिटल F लिखेंगे, राइट? एंड दैट इज द इंटीग्रेशन of this square root of this integration. So this is f t square dt। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करना और पुट हियर fm sin ओमेगा t, और सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा कि f कैपिटल F RMS वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। सर अगर जैसे हमने रेजिस्टर के लिए करा, हम इंडक्टर या कैपेसिटर के लिए करे तो नहीं चले, वो नहीं आएगी सेम वैल्यू? वो नहीं आएगी सेम वैल्यू, क्योंकि जो प्योर इंडक्टर है दैट कैन नॉट डिसिपेट एनर्जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, इसको हम पढ़ेंगे जब पावर के बारे में और पढ़ेंगे। तो एसी सर्किट्स में क्या होता है कि जो इंडक्टर होता है, प्योर इंडक्टर है, वो क्या करेगा, वो एनर्जी को स्टोर करता है और फिर वापस कर देता है सोर्स को। इट डज नॉट डिसिपेट एनर्जी, मतलब पावर का एक्चुअली में ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है कुछ वहां पर प्योर इंडक्टर। प्योर कैपेसिटर में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, दे स्टोर एनर्जी। तो एनर्जी तो ये स्टोर आरएमएस वैल्यू सिर्फ रेजिस्टर के लिए ट्रू नहीं है, सबके लिए है? हाँ, ये जो इसको जो हम ये जो वोल्टेज और करंट को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज the RMS value of a waveform. That is, we are not telling it in terms of a capacitor or inductor. ये तो वेवफॉर्म की RMS वैल्यू है, लेकिन इसको डिफाइन हम एक रेसिस्टेंस की हेल्प से कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर कैपेसिटी रेसिस्टेंस में ही है सर। ओके सर। मतलब एक्चुअली में रेसिस्टेंस का कोई रोल है नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो रहा है। ये जो वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हम एक वेवफॉर्म के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ना कि किसी एलिमेंट के लिए। ठीक है? यस सर। Any other doubt in this? सर वो ट्रांसफर्ड एनर्जी इक्वल कैसे हुई? वो ट्रांसफर्ड एनर्जी इक्वल नहीं हुई, उसको हमने इक्वल किया। हमने यहां पर एग्जैक्टली वही वाला करंट लिया जिससे ये ट्रांसफर्ड एनर्जी इक्वल हो जाए, और उसी करंट को हमने फिर आरएमएस वैल्यू कहा। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम करंट हमने ले लिया और एनर्जी इक्वल हो गई थी। एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होगी जिसके कारण ये ट्रांसफर्ड एनर्जी इक्वल होगी, और उसी वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू कहेंगे, राइट? वो इक्वल हुआ नहीं, उसको इक्वल हमने किया। हमने वो ही करंट चूज किया है विच मेक्स द ट्रांसफर्ड एनर्जी इक्वल, राइट?